Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter number 10, Wave Optics. And in this lecture we will discuss some of the important parameter related to the interference. लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस पैटर्न को क्रिएट किया गया और इंटरफेरेंस को प्लेन पर शो किया गया, स्क्रीन पर शो किया गया कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस का रिजल्ट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली देखेंगे। इट मीन्स कि हम इंटरफेरेंस को मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करेंगे और इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली। तो ऑब्वियसली आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से डेरिवेटिव लेक्चर है। पूरे लेक्चर में डेरिवेशन की बात करेंगे हम और एक डेरिवेशन को प्रूव करेंगे जिससे हम ये बताएंगे कि जो इंटरफेरेंस होता है और उस इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उनकी क्या कंडीशंस होती है। वेव्स में दो वेव्स जो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। दो वेव्स जिनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनके बीच में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इंटेंसिटीज़ की बात भी करेंगे कि अगर सपोज़ दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर क्रिएट कर रही हैं किसी प्लेन पर या किसी स्क्रीन पर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर उनका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा या उनकी इंटेंसिटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली ये आज का लेक्चर हमारा पूरा डेरिवेटिव लेक्चर है और ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स की। यस, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स। एक्चुअल में लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होता क्या है? तो देखिए बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन द टू और मोर वेव ट्रेन्स ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन द मीडियम सुपरपोज अपॉन ईच अदर। ठीक है, सुपरपोज का मतलब दो वेव्स एक दूसरे के साथ में मिल रही है, दो वेव्स एक दूसरे के साथ में ऐड हो रही है। ठीक है, दो ऐसी वेव्स जो एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रही है तो ऑब्वियसली वो दो सपोज लाइट वेव्स हैं, क्योंकि हम लोग लाइट वेव्स की बात ही कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। दो लाइट वेव्स जो एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रही है और वो ट्रैवलिंग के दौरान आपस में एक दूसरे के साथ में मिल जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दो वेव्स का सुपरपोजिशन होना, दो वेव्स का सुपरपोज होना। ठीक है, सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है कि सपोज अगर दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ में सुपरपोज हो रही है, मिल रही है। ठीक है, व्हाट हैपेंड, इट स्टेट्स दैट व्हेन द टू और मोर वेव ट्रेन्स ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन द मीडियम सुपरपोज अपॉन ईच अदर, then the resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves। ठीक है, यस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड जो है वो बेसिकली वेव्स को ही डिफाइन कर रहा है। अगर दो ऐसी वेव्स हैं जो एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रही है और एक दूसरे के साथ में सुपरपोज होती है। ठीक है, जो फाइनल रिजल्टेंट वेव जो होगी या फाइनल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑब्वियसली उन दोनों वेव्स का एल्जेब्रिक सम होगा या उन दोनों वेव्स का वेक्टर सम होगा। ठीक है, यहाँ पर हम वेक्टर सम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेव्स को हम एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वेव्स की एक पर्टिकुलर, जब भी हम वेव्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम वेव्स की डायरेक्शन की बात भी करेंगे कि बेसिकली वेव किस प्लेन में ट्रैवल कर रही है या किस एक्सिस के अराउंड ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर वेव को हमेशा हम एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। जब भी दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ में सुपरपोज होगी तो डेफिनेटली उन दोनों का जो कांटेक्ट होगा, उन दोनों का जो सुपरपोजिशन होगा वो बेसिकली वेक्टर सम से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इफ़ y1 y2 एंड y3 मे बी पॉसिबल, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेव्स हो सकती है, हम एग्जांपल के लिए दो वेव्स कंसिडर करते हैं, बट मे बी पॉसिबल देयर माइट बी द नंबर ऑफ वेव्स विच आर ग्रेटर देन 2। y1 y2 एंड y3 बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डिफरेंट वेव्स। सपोज y1 y2 और y3 क्या है, अलग अलग वेव्स हैं, अलग अलग वेव्स के डिस्प्लेसमेंट है। देन resultant displacement will be given by y is equals to vector y1 plus vector y2 plus vector y3 and so on। ऑब्वियसली जब भी हम वेव की बात करते हैं, वेव जब भी हम बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है और वेव का ये होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ। ठीक है, हम सभी को पता है बहुत अच्छे से। इस क्रेस्ट और ट्रफ की अगर हम बात करें, इफ़ द क्रेस्ट ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर। ठीक है, बिल्कुल कौन सी कंडीशन आ गई कि सपोज़ ये दो वेव्स है, पहली वेव एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वेव, ये सपोज सेकंड वेव। ठीक है,
और ये दोनों जब आपस में सुपरपोज हो रही है तो कुछ इस तरह से हो रही है। सपोज कि पहली वेव का क्रेस्ट जो है वो दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल हो रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो हमें अगर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि पहली वेव का जो क्रेस्ट है दूसरी वेव के ट्रफ पे सपोज सुपर इम्पोज हो रहा है कुछ इस तरह से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो फाइनल वेव जो होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जो फाइनल वेव होगी हमारी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज़ होगा कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि सपोज़ ये दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब इन दोनों वेव्स से कम होगा, ठीक है। ये सिचुएशन सुपरपोजिशन की सिचुएशन है। इसी का अपोजिट भी अगर हम बात करें, अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट पर हो कुछ इस तरह से, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम सपोज मान लें एक वेव का क्रेस्ट जो है वो दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ में सुपरपोज हो, बिल्कुल इस तरह से ट्रैफ के साथ में और क्रेस्ट के साथ में। सो ऑब्वियसली इस कंडीशन में जो फाइनल वेव जो होगी उस फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा, फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा इस तरह से। ये बात हमने कल भी की थी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को। ये सिचुएशन भी बेसिकली सुपरपोजिशन की सिचुएशन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है और यही दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन इंटरफेरेंस के लिए ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का रीज़न बनती है। If the crest of the one wave falls on the trough of the other, then the resultant amplitude will decrease, हमने देखा। And however, when the crest of the troughs of the one wave superpose the crest or the trough respectively of the other wave, then the resultant amplitude increases, हमने ये भी देखा। The interference of the light can be easily explained on the basis of the principle of superposition of waves, ठीक है। मैंने जैसा कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस को डिफाइन करता है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है या फिर दो वेव्स का आपस में एक दूसरे के साथ में सुपरपोज होना, यही कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरफेरेंस को डिफाइन करता है। इसीलिए हमने इंटरफेरेंस को मैथमेटिकली देखने के पहले एक बार सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स की बात ज़रूर की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कल हमने या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली इंटरफेरेंस दो तरह के हो सकते हैं, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सिचुएशन। हम यहाँ पर एक कंसिडर कर रहे हैं सोर्स। सपोज जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था, सपोज ये सोर्स है और इस सोर्स से एक लाइट वेव निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये लाइट वेव जब दो स्लिट से पास होगी तो ऑब्वियसली ये दोनों स्लिट जो हैं वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये दोनों सेकेंडरी सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट, क्योंकि इनसे आउट होने वाला जो लाइट होगा वो इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये कोहेरेंट सोर्सेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी ये दोनों स्लिट, और ऑब्वियसली यहाँ से एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होने वाला है। और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए यहाँ पर सपोज एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नज़र आने वाला है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह का नज़र आएगा, ऑब्वियसली अभी हमने जो इस स्लाइड में देखा था इस तरह का, जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न हमें कुछ नज़र आने वाला है, जिसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस अल्टरनेटिवली हमें नज़र आएगी। और उसमें सेंटर जो फ्रिंज होगी वो हमेशा कैसी होगी, ब्राइट होगी। यहाँ पर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ऑब्वियसली वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज मिलती है। इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कंडीशन फॉर मिनिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कंडीशन फॉर द मैक्सिमा। इनकी कंडीशंस क्या होगी, अब कंडीशंस की हम बात करें। let the displacement of the waves from the source S1 and S2 at the point P on the screen at any time t be given by, ठीक है। सपोज हमने ये जो स्लिट कंसिडर की थी S1 S2, अब ये दो सोर्स की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं ये दो, और इनसे निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं, सपोज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, सपोज मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ये लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस पैटर्न, हम इस स्क्रीन पर कोई पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है P, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो इंटरफेरेंस पैटर्न इस पूरी स्क्रीन पर हमें नज़र आएगा, लेकिन इस आउट ऑफ होल स्क्रीन हम लोग एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है हमने, ये पॉइंट P, और यहाँ पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे इन दोनों वेव्स की वजह से।
सो इस पॉइंट P पर ये दोनों वेव्स जब पहुंचेगी तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट P जो होगा, ये पॉइंट P इस S1 सोर्स से थोड़ा ज़्यादा करीब है, लेकिन इस S2 सोर्स से क्या है, थोड़ा दूर है। तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि जब ये S1 और S2 से सेम टाइम पीरियड पर जो दो वेव्स एक्सर्ट हुई, तो पहले वेव पहुंचेगी S1 की, देन पहुंचेगी S2 की। सो ऑब्वियसली जब दोनों वेव्स अलग अलग टाइम पर पॉइंट P पर पहुंचेगी, सो डेफिनेटली यहाँ पर इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि एक वेव ने ज़्यादा कम पाथ ट्रैवल किया है, दूसरी वेव ने ज़्यादा पाथ ट्रैवल किया है, इसलिए इन दोनों वेव्स में एक पाथ डिफरेंस होगा, और जो पाथ डिफरेंस होगा तो दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। सो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर पॉइंट P में इन दोनों वेव्स से। सो सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर S1 और S2 इन दोनों सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो है सपोज y1 और y2। सो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स let the displacement of the waves from the source S1 and S2 at the point P on the screen at any time t will be given by y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi। यहाँ पर y2 के साथ में हमने ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हुआ है, क्योंकि सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है कि जो y2 वेव्स है जो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, दिस इज़ y2, दिस इज़ y1। सो y2 जो है वो थोड़ी देर बाद पहुंचेगी पॉइंट P पर, इसलिए इसमें ये ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगी, इसलिए इसमें कुछ पाथ डिफरेंस आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y1, और ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस आएगा, सपोज 5 फेज डिफरेंस आ जाएगा इसमें y2 में। सो यहाँ पर वेयर फाई इज़ अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, इन दोनों वेव्स में जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा वो सपोज है फाई। सो बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उसे सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, ठीक है। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y जो होगा दैट विल बी y1 प्लस y2। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने देखा, उसी बेसिस पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सो सिंपली लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ द y1 एंड y2। सो व्हाट इज y1, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। हमने यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया है। अब यहाँ देखते हैं हम y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। अब इजीली यहाँ पर देखिए ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो है, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम पुटअप कर सकते हैं। क्या होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में, ये फार्मूलेज आपने पढ़े होंगे बिल्कुल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस फार्मूले से हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ए टू इज इट इज़ कॉमन बाहर हमने लिखा, और यहाँ पर होगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए के लिए है ओमेगा टी और बी के लिए फाई। सो फाइनली वी कैन राइट साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और ए टू जो है वो कांस्टेंट था, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, ठीक है। सो ये एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें साइन ओमेगा टी वाली टर्म को एक साथ करना है। सपोज ये a1 साइन ओमेगा टी एंड a2 कॉस ओमेगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, ये दोनों टर्म्स जो हैं शुरू की दो टर्म्स, यहाँ से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन का बाहर निकाल लिया। साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा a1 और यहाँ बचा a2 कॉस फाई। सो फाइनली हमने यहाँ पर a2 कॉस फाई लिख दिया, प्लस बचा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई एज इट इज़, यहाँ पर a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करेंगे, और यहाँ पर सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा। जो इनिशियल टर्म है यहाँ पर a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने सपोज यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा कंसिडर किया हुआ है। देन यहाँ पर a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी में से जो a2 साइन फाई है, a2 साइन फाई को हमने सपोज कंसिडर किया हुआ है साइन थीटा, a साइन थीटा। सो a2 साइन फाई को यहाँ पर हमने लिखा है a साइन थीटा। सो अब ये इक्वेशन जो हमने वैल्यू पुटअप की फाइनली हो जाएगी y इज इक्वल टू a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये हमें एक न्यू इक्वेशन यहाँ पर मिल गई इस तरह के मैनिपुलेशन करने के बाद।
सो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन भी अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को ही फॉलो कर रही है, इस तरह से जो अभी हमने रिलेशन लिखा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा रीअरेंज करें, साइन वाले टर्म्स को पहले लिख दें तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ठीक है। इससे हम साइन ओमेगा टी कॉस थीटा पढ़ें प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, तो ऑब्वियसली ये डिफाइन कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को, एग्जैक्टली साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है। सो इस इक्वेशन से फाइनली हमें जो न्यू इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये एक्चुअली क्या डिफाइन कर रही है, ये डिफाइन कर रही है y इज इक्वल टू, इट मीन्स एट द पॉइंट P जो दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन है, वो कि दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन एट द पॉइंट P क्या होगा, वो ऑब्वियसली होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक साइनसोइडल टर्म है और हाई साइनसोइडल टर्म है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट P इज सिंपल हार्मोनिक वेव। ये भी एक तरह की साइनसोइडल वेव होगी, एक सिंपल हार्मोनिक वेव होगी, ठीक है, जिसमें क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा। सो ऑब्वियसली इसका जो एक एम्पलीट्यूड होगा, उसका एम्पलीट्यूड हम डिफाइन कर रहे हैं ए से। सो और फेज डिफरेंस है इसका थीटा, फेज डिफरेंस है थीटा। सो इन ऑर्डर टू नो द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक वेव वी प्रोसीड बिलो, ठीक है। अब इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो दो इक्वेशन है, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए टू साइन थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वायर करके ऐड करें, पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर करें, इस इक्वेशन का स्क्वायर करें, दोनों का ऐड करें इस तरह से। तो हमने चलिए स्क्वायर करते हैं, तो पहले टर्म का स्क्वायर किया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों RHS को हमने आपस में स्क्वायर करके ऐड कर दिया और यहाँ पर LHS में लिख दिया। और यहाँ पर भी इस टर्म का भी हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाई इसका होल स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सो फाइनली हमने इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली जो टर्म होगी, सपोज इस टर्म में से अगर आप देखें तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो टर्म है यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो होती है 1, सो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ बचेगा ओनली ए स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर लिखा है ओनली ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा स्क्वायर करें, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से देखें, सो वी विल फाइंड, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं ए वन स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फार्मूला पुट होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने ए स्क्वायर मतलब ए वन स्क्वायर लिखा, देन बी स्क्वायर इट मीन्स ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हमने लिखा, ठीक है। और जो बचा ट्वाइस ऑफ ए बी, टू ए बी इट मीन्स टू इंटू ए वन ए टू कॉस फाई, ए वन ए टू कॉस फाई हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और एक टर्म ये थी ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों में ए टू कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर ए टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाला हमने कॉमन और अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है वो बन गई इस तरह से, जो आपके सामने नज़र आ रही है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। अब यहाँ पर भी हम देखें तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सो फाइनली बचेगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, इसलिए इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 आया, इसलिए एज इट इज़ इसको लिख दिया। देन ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई, सो फाइनली वी हैव राइट ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है फाइनल इंटेंसिटी की। ये जो डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा एट द पॉइंट P, यहाँ पर जो साइनसोइडल वेव या हार्मोनिक टर्म हमें मिली थी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन से, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई से। सो द इंटेंसिटी of the light is directly proportional to the square of the amplitude of the wave। नॉर्मली लाइट वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी एक्चुअल में उस लाइट वेव की एनर्जी को भी डिफाइन करती है। सो ऑब्वियसली ये
जो इंटेंसिटी होगी वो डेफिनेटली लाइट वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। सो ऑब्वियसली जो इंटेंसिटी होगी आई किसी भी लाइट वेव की, वो ऑब्वियसली उसके स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फाइनल वेव हमें मिल रही है एट द पॉइंट पी, यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो ऑब्वियसली इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही होगी, ठीक है। सो हम सिंप्लिसिटी के लिए अभी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी ना लिखते हुए सिंपल लिख देते हैं आई इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपली अभी हम ये पुटअप कर देते हैं। सो सपोज मानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो जो कांस्टेंट मिलेगा उसकी वैल्यू 1 है। सो इसलिए आई इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर हमने यहाँ पर सिंपली पुटअप कर देते हैं। सो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी, ए स्क्वायर की जगह हमने आई पुटअप किया। सो फाइनली मिलेगा हमें आई इज़ इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वन इंटू कॉस फाई। ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। सो ये इंटेंसिटी की इक्वेशन है कि फाइनली जब इंटरफेरेंस होगा और सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स होगा और जब वेव्स एट द पॉइंट पी पर हमें जो फाइनल इंटेंसिटी मिलेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उस इक्वेशन से हमें यहाँ पर ये इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। अब बात होगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सो दो वेव्स जब आपस में सुपरपोज हो रही है तो या तो उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो क्या कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी हमें नज़र आएगी, इसीलिए हमने उसे मैक्सिमा कहा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कम इंटेंसिटी होगी, मतलब डार्कनेस होगी, ठीक है। ऑब्वियसली इसीलिए हमने उसे मिनिमा कहा। सो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें आई इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई, यहाँ पर जो ए वन और ए टू जो है वो एम्पलीट्यूड्स हैं, पीक वैल्यूज़ ऑफ द एम्पलीट्यूड है दो वेव्स की। ऑब्वियसली ये तो लगभग कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल थिंग जो है वो है फाई, फेज डिफरेंस। फाई इज़ अ फेज डिफरेंस। सो अगर हम बात करें कि ये इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम कब होगी, सो ऑब्वियसली इस कॉस या इस इक्वेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, जब कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ऑब्वियसली इस पूरी टर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ए वन ए स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर तो अपनी जगह जो वैल्यू रखे हुए हैं कांस्टेंट वो तो है ही। सो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा या कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। और +1 कॉस फाई का हमें कब मिलता है, जब फाई की वैल्यू होती है 0 2 पाई 4 पाई, ठीक है। तो फाई की वैल्यू 0 2 पाई 4 पाई पर हमें कॉस फाई की वैल्यू हमेशा हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो इट मीन्स इसे हम नॉर्मलाइज वे में इस तरह से लिख सकते हैं, जो ये हमें नज़र आ रहा है 0 के बाद 2 पाई 4 पाई, इसके बाद 6 पाई 8 पाई 10 पाई। तो ऑब्वियसली पाई की इवन वैल्यूज़ के लिए, पाई की इवन वैल्यूज़ के लिए जो है हमेशा हमें कॉस फाई की वैल्यू +1 मिलेगी। तो हम सिंपली इसे लिख सकते हैं फाई की वैल्यू 2n पाई के लिए, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एटसेट्रा। सो फाई की इवन वैल्यू के लिए, ठीक है, पाई की इवन वैल्यूज़ के लिए मतलब फाई की जो वैल्यू हम जनरलाइज ले सकते हैं 2n पाई, वेयर n हो सकता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो ये कंडीशन हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई होगा। 2n पाई होगा मतलब या तो 0 हो या फिर 2 पाई हो। n की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये पूरा 0, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो वेव्स के बीच में तभी होगा जब दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा, या जनरलाइज वे में हमने कह दिया या तो 2n पाई होगा। So it is the condition for the constructive interference between the two light waves in terms of the phase difference between the waves. The two light waves from the source S1 and S2 reach to the point P after covering the unequal paths. जैसा हमने देखा था कि दो लाइट वेव्स यहाँ से S1 और S2 से निकल रही है और पहुँची है पॉइंट P पर। ऑब्वियसली ये अनइक्वल पाथ्स ट्रेवर्स कर रही है। इन दोनों वेव्स का जो पाथ है वो कैसा है, अनइक्वल है। ये जल्दी पहुँचेगी, ये थोड़ी देर से पहुँचेगी क्योंकि इसे ज़्यादा रास्ता तय करना है। सो the two waves possess path difference। दोनों वेव्स में क्या होगा, एक पाथ डिफरेंस होगा ही होगा। सो द अबोव कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ठीक है। तो ये तो हमने फेज डिफरेंस की कंडीशन कैलकुलेट कर ली थी, फाई इज इक्वल टू 2 पाई। अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पाथ डिफरेंस क्या होगा। सो इन द हार्मोनिक वेव द टाइम इन विच द फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल चेंजेस बाय द 2 पाई, द वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि एक वेव है, इस वेव का अगर फेज डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 2 पाई, हमें पता है बहुत अच्छे से, और ये होता है पाई, ठीक है। सो एक वेव
का जो फेज डिफरेंस 0 से लेकर 2 पाई वेरी हो रहा होता है, तब एक्चुअल में वेव का जो टोटल पाथ ट्रेवल होता है वो होता है उसकी वेवलेंथ के इक्वल लैम्डा। हमें पता है एक वेव का अगर फेज डिफरेंस 0 से 2 पाई चेंज हो रहा है, 0 से 2 पाई तक अगर फेज डिफरेंस उसका चेंज हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और चेंज होते होते वो 2 पाई तक पहुंचा है, उस फेज डिफरेंस तक जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो होगा लैम्डा, वो होगा टोटल लैम्डा। So in the harmonic wave, the time in which the phase of the vibrating particle changes by the 2 pi, the wave travels the distance equal to the pi lambda. In other words, the path difference equal to the wavelength lambda is equivalent to the phase difference of the 2 pi. हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो path difference lambda है वो बिल्कुल equivalent होगा phase difference of the 2 pi के, हमने अभी देखा. So therefore if the two waves from the sources S1 and S2 reaching to the point P have the path difference x, then the phase difference phi between the two waves will be 2 pi by lambda into x. ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर दो वेव्स हैं, दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस अगर सपोज x है, सो ऑब्वियसली उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स. तो यहाँ से हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर मिल चुका है. ठीक है. ऑब्वियसली हमने जैसे लिखा कि सपोज कोई वेव अगर किसी वेव में अगर फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई का है, 2 पाई का है, तो उसमें पाथ डिफरेंस है सपोज लेमडा. तो हमने कहा कि सपोज पाथ डिफरेंस लेमडा का है, अगर सपोज पाथ डिफरेंस एक्स का होगा तो पाथ डिफरेंस अगर इस तरह से फिर से कि अगर दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो उसमें टोटल पाथ डिफरेंस है लेमडा का. ठीक है. तो अगर मैं कहूँ कि भाई लेमडा के बजाय अगर वन यूनिटी पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा. ठीक है. और अब मैं कहूँ कि सपोज एक्स पाथ डिफरेंस है तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर दिया. सो ऑब्वियसली यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा. ठीक है. सो यहाँ से रिलेशन मिलता है हमें 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स. सो ये नहीं, सो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स. तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में टोटल जो रिलेशन होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स. सो यहाँ से हमें पता है ऑलरेडी फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2n पाई. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है 2n पाई. तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम फाई के लिए हम पुटअप करते हैं यहाँ पर 2n पाई. सो यहाँ पर हमने वही किया, फाई के लिए हमने पुटअप किया 2n पाई. तो 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स. हमने एग्जैक्टली यहाँ पर वही इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो ईजीली इसे हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा इधर चला जाएगा, शिफ्ट होगा तो बचेगा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा. इट मीन्स हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई कि अगर दो वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये तभी हो पाएगा जब उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू हो 2 एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा. सो it is a condition for the constructive interference between the two light waves in terms of the path difference between them. So the point P will be the seat of maximum intensity. Obviously जब constructive interference होगा तो point P जो अभी हमने कंसिडर किया है उस वहाँ पर क्या होगी, maximum intensity होगी, ज़्यादा brightness होगी. So point P will be the seat of maximum intensity of light. It means the bright fringe हमें वहाँ पर मिलेगी. If between the two light waves reaching at the point P, phase difference is an even integral of the multiple of pi, मतलब 2n pi. ठीक है, even integral of the multiple of pi, and path difference will be an integral of the इंटीजर मल्टीपल ऑफ द लैम्डा, मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो, एन लैम्डा हो. इंटीजर मल्टीपल, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, 0 से स्टार्ट होकर कुछ भी हो सकती है. सो ऑब्वियसली अगर पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो और फेज डिफरेंस जो है वो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, सो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमें याद रखना है. न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इनका. इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें पता है क्या मिलता है, हमेशा हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, डार्कनेस मिलेगी.
तो डार्कनेस के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, आई इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की वैल्यू प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम कब होगी, तो ऑब्वियसली मिनिमम तब होगी जब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होगी। और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, हमें पता है। सो -1 हमें कब मिलता है कॉस फाई में, जब फाई की वैल्यू होती है पाई 3 पाई 5 पाई। जब फाई की वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई होगी तभी हमें कॉस की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। सो इसे हम सिंपली एक जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू 2n+1 पाई, ठीक है। यहाँ पर पाई थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो फाई की वैल्यू जब 2n+1 पाई होगी तभी हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जब दो वेव्स ट्रैवल कर रही है और उनके बीच में फेज डिफरेंस 2n+1 पाई हो, 2n+1 पाई हो, सो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो यहाँ पर देखिए, अगर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू पुटअप करें थे थोड़ा सा फाई की वैल्यू, तो n की वैल्यू 0 के लिए आप यहाँ पर पाएंगे फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। n की वैल्यू 0 पुटअप करें, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली पाई। तो फाई की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी पाई, ठीक है। अगर n की वैल्यू हम 1 पुटअप करें, तो 1 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू n, 2+1 3, तो फाई की वैल्यू मिलेगी हमें 3 पाई। इस तरह से हम n की अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पर फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में फाई के लिए लिखा है 2n+1 पाई। सो फाइनली हमें यहाँ पर फेज डिफरेंस मिल गया है कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है दो वेव्स के बीच में तो उनके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, तो उनके लिए फेज डिफरेंस होगा फाई इज इक्वल टू 2n+1। और फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है तो पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लें। और अभी हमने जस्ट देखा है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फार्मूला फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय एक्स। ये हो गया फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस एक्स के लिए रिलेशन हो गया फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय एक्स। तो यहाँ पर फाई के लिए हम ये इक्वेशन पुटअप कर सकते हैं 2n+1 पाई और 2 पाई बाय एक्स एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। तो फाइनली एक रिलेशन हमारे पास आ गया है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और अब हम यहाँ से इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजीली हम देखें पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। फाइनली देखें तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 2n+1 λ/2। सो दो वेव्स अगर उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो तभी हो पाएगा जब उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो, 2n+1 λ/2 हो। सो द इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, ये दोनों कंडीशंस जो है वो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के लिए। फ्रॉम दिस कंडीशन इट फॉलोज दैट द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब पॉइंट P पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इफ़ बिटवीन द टू लाइट वेव्स रीचिंग द पॉइंट P फेज डिफरेंस इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फाई, या तो फेज डिफरेंस उसका ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो 2n+1 पाई, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब पाई की ऑड वैल्यू हो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई। और उसका अगर पाथ डिफरेंस भी क्या हो, पाथ डिफरेंस भी कैसा हो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, मतलब λ/2 का भी कैसा हो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब जब या तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पर इस या तो λ/2 होगा या 3 λ/2 होगा या 5 λ/2 होगा या 7 λ/2 होगा, ठीक है। सो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 की कंडीशन में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ये हमें याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की अगर हम बात करें और कैलकुलेशंस जो हमें मिलते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द फॉलोइंग केसेस आर फाउंड टू बी इमेंस यूज इन द स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और जो हमें इंटेंसिटी का रिलेशन बताएंगे, ठीक है। द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में हमें पता है कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर +1 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ऑब्वियसली ये इक्वेशन हमें मिलेगी, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। और कॉस फाई की वैल्यू जब हम यहाँ पर -1 पुटअप कर देंगे तो ये क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
प्लस टू A1 A2 इंटू -1, मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की एक्चुअल वैल्यू होगी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के एडिशन का स्क्वायर, या आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो होगी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर। इनकी अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो होगा इनका आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्चुअल में हम जो कंडीशन लेते हैं, सपोज़ कि जो हमने डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में हमने कोहेरेंट सोर्सेज की बात की थी, और कोहेरेंट सोर्सेज के केस में हमने कहा था कि भाई यहाँ से जो निकलने वाली वेव्स होगी इनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सपोज़ पॉइंट पी पर भी जब हम देखें कि दोनों वेव्स का अगर एम्पलीट्यूड सेम है यहाँ पर, मतलब A1 और A2 की वैल्यू अगर यहाँ पर सेम है, केस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, A1 इज इक्वल टू अगर A2 हो, सो उस केस में क्या होगा। तो देखिए A1 प्लस, सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है लेट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, हमने यहाँ पर अगर कंसिडर किया हुआ है तो यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं A1 प्लस A2 मतलब हो जाएगा A प्लस A का होल स्क्वायर, और नीचे होगा A माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ये हो जाएगा A प्लस A2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर मतलब होगा 4A स्क्वायर, सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4A स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस A ज़ीरो मतलब ज़ीरो, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है, इक्वल है, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो, और मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो होने का मतलब है पूरी तरह से डार्कनेस, बिल्कुल ब्लैक स्ट्रिप। और अगर हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी किस क्या होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4A स्क्वायर, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी एक वेव के जो एम्पलीट्यूड था A, उसके स्क्वायर का 4 टाइम्स, इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए मिलेगी। सो यहाँ पर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें निकल कर आता है और हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस के केस में ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा ब्राइट होगी और डार्कनेस कितनी ज़्यादा डार्क होगी। और इसी तरह से अगर हम बात करें रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू द टू सोर्सेज की बात करें, सो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ड्यू टू स्लिट, जो सोर्सेज ऑफ लाइट कौन है, बेसिकली स्लिट है S1 और S2। सो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ड्यू टू द स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विथ ऑफ द स्लिट। अगर हम विथ ऑफ द स्लिट की बात करें तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी स्लिट की विथ पे भी डिपेंड करती है, मतलब ये स्लिट है इसकी विथ की अगर बात करूँ तो सपोज इस स्लिट की विथ है ओमेगा W1, इसकी विथ है W2। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, ठीक है, सपोज स्लिट 1 से निकलने वाला जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी सपोज I1 है, सो और स्लिट I2 जो है इस जो स्लिट S2 से निकलने वाला लाइट है उसकी इंटेंसिटी है। सो देयर फोर इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 या W1 एंड W2 आर द विथ्स ऑफ द टू स्लिट्स S1 एंड S2 and I1 and I2 are the intensities of the light due to the respective slits on the screen, then हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू I1 अपॉन I2, ठीक है। और अभी हमने जस्ट देखा कि I1 और I2 बेसिकली क्या होते हैं, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं स्लिट S1 से जो वेव निकल रही थी उसका एम्पलीट्यूड था A1, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, और I2 के लिए हम लिख सकते हैं A2 स्क्वायर। सो फाइनली एक रिलेशन हमारे पास ये भी है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू द A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस भी हमें याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं हम साथ में, क्या दिया है। If the two slits in the Young's double slit experiment have the width ratio 4:1, दो वेव्स दो स्लिट्स हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट में जिनके विथ का रेशो 4:1 है, मतलब एक स्लिट जो है उसकी विथ दूसरी स्लिट के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली डिड्यूस द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है उनका रेशो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है बेसिकली ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और यहाँ पर इजीली हमें दिया है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का जो रेशो है 4:1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। अब सपोज यहाँ पर हमने कंसिडर किया इफ़ I1 एंड I2 आर द इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा रिस्पेक्टिवली, जो I मैक्सिमम है वो है सपोज I1 और I मिनिमा जो है वो है सपोज I2।
सो हमें पता है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम क्या था, अभी जस्ट हमने देखा इस रिलेशन से। यहाँ पर आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं A1 प्लस A2 का स्क्वायर माइनस अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम में। यहाँ पर हमने कंसिडर किया हुआ है I1 सपोज लाइट एट द मैक्सिमा है और I2 एट द लाइट एट द मिनिमा है, मतलब I1 जो है वो आई मैक्सिमम है, I2 आई मिनिमम है। सो इजीली हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा A1। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 1। सो यहाँ से हमें मिलता है कि जो A1 की जो वैल्यू है A1 अपॉन A2, यहाँ पर हमें मिल जाएगा सपोज 2 अपॉन 1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा A1 इज इक्वल टू 2A2। ठीक है, इजीली हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। सो A1 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ A2 के इक्वल है। सो हमने यहाँ पर A1 की जगह ट्वाइस ऑफ A2 पुटअप किया, A2 एज इट इज़ पुटअप किया है। यहाँ पर भी A1 के लिए ट्वाइस ऑफ A2 पुटअप किया और A2 के लिए A2 ही है। यहाँ पर सॉल्व जब करेंगे इसे तो 2A2 प्लस A2 3A2 हो जाएगा बेसिकली 3A2 का स्क्वायर 9A2 स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2A2 में से एक A2 माइनस फाइनली बचेगा ओनली A2 स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा ओनली A2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे फाइनली बचेगा हमें 9:1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पॉइंट P पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशो होगा वो होगा 9:1, मतलब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में 9 टाइम्स ज़्यादा होगी। सो इस तरह से ये रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटेंसिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था और डेरिवेटिव लेक्चर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की है इसमें। सो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।